एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे क्लास 10th की जर्नी। यस, तो आप सबकी गुड विशेस से मेरा 10th स्टैंडर्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है। और मैंने जब मेरी जो बैच थी मेरी 10th स्टैंडर्ड की वो थी 2023-2024। ये वाली बैच में मैं था जिसमें मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया। तो आज मैं अपनी पूरी क्लास 10th की जर्नी की, मैंने क्या क्या किया जिससे और मेरे साथ क्या चैलेंजेस हुए वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं अप्रैल मंथ से। तो जहाँ पर जितना मैं जानता हूँ, आई नो कि ज़्यादातर 10th क्लास के ट्यूशन्स या स्कूल्स मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रैल से स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैंने 2 ट्यूशन रखवाए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक मैथ्स का ट्यूशन था मेरा और एक साइंस का ट्यूशन था। बिकॉज मैं वीक तो नहीं हूँ, बट हाँ, मैथ्स में मैं वीक हूँ, बट साइंस में और इन दोनों में आई थिंक कि 10th स्टैंडर्ड है, हम इसको स्लाइटली नहीं लेते और हम थोड़ा सा कोचिंग ले लेते हैं। तो ये मेरे 2 ट्यूशन थे, एक मैथ्स का और एक साइंस का। तो मेरा मैथ्स का ट्यूशन मार्च के एंड में ही स्टार्ट हो गया था 10th स्टैंडर्ड का, और साइंस का ट्यूशन मेरा अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। तो ये मेरे 2 ट्यूशन थे। एंड फिर अप्रैल में जैसे मेरी स्टार्टिंग हुई, तो अप्रैल मंथ जो था मेरे 10th का वो बड़ा बहुत ज़्यादा हेक्टिक था मेरे लिए। क्यों था? बिकॉज उस टाइम पे मैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर रहा था। तो मुझे स्कूल से आकर बिल्कुल 5 मिनट में भागना होता था, और फिर इंग्लिश कोर्स, फिर साइंस का ट्यूशन, फिर मैथ्स का ट्यूशन, और फिर शाम को घर पे। उसका भी टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ। मेरा स्कूल का टाइम था अप्रैल में 7:45 टू 2:40 PM। बट घर आते आते मुझे 3:15 यानी कि 3:20 समथिंग हो ही जाता था। और 3:20 के बाद घर आता था, मैं 5 मिनट में खाया, कपड़े चेंज किए नहीं किए, यूँ ही ट्यूशन भागा। फिर मैं 3:30 से 4:30 अपने इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स जाता था, और 4:30 से फिर 5:30 मैं अपने साइंस के ट्यूशन जाता था। 5:30 से 6:30 मैं अपने मैथ्स के ट्यूशन जाता था। और फिर वहाँ से निकल के कम से कम 10-15 मिनट में, कम से कम 6:45-7 बजे मैं अपने घर पहुँचता था। मतलब सुबह से बाहर ही सिर्फ घर पे आया, कपड़े बदले, कुछ खाया नहीं खाया, और डायरेक्ट फिर कोचिंग अपना स्टार्ट हो गया। बट ये मेरे साथ सिर्फ अप्रैल में रहा था। मई में मेरा वैकेशन स्टार्ट हो गया था, और मई एंड में समथिंग मेरे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी ख़त्म हो गया था। एंड आज मुझे उसकी जो है वैल्यू लग रही है कि उस लास्ट ईयर मैंने जो अप्रैल में कोर्स किया, मतलब पूरे दिन बाहर रहना, और मुझे एक्टिवा अभी अभी सीख रहा हूँ। तब मुझे आती नहीं थी, तो मैं बस अपने साइकिल से ही अप डाउन करता था एक जगह से दूसरी जगह। तो तब मैंने जो अपना रूटीन बनाया था, और तब मैंने जो इंग्लिश सीखी, वो आज मुझे लग रहा है कि नहीं, दैट वॉज रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। आज मुझे कहीं पर भी इंग्लिश बोलनी होती है तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती। आपने बताइए, नोटिस किया कि नहीं, मैं अपने व्लॉग्स में भी कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करता हूँ। तो वो अप्रैल मंथ था, फिर मई मंथ आया, मई में हमारे वैकेशन हो गए थे। बट वैकेशन में मैंने क्या करा, तो वैकेशन पूरा मेरा 1 महीने का था। तो वैकेशन में मैंने सोचा कि घर बैठे घूमना, तो पूरे महीने तो घूमने नहीं वाले थे। तो मैंने क्या करता, जब भी मैं फ्री होता तब मैं अपने सब्जेक्ट के किताबों को लेके बैठ जाता, पढ़ता नहीं। जब मैं बोर होता मैं उसको लिखने लगता, यानी आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जो जून जुलाई अगस्त में चलने वाले हैं, वो चैप्टर में कॉपी में लिखने, तरह से क्वेश्चन आंसर हो गए, PYQ हो गए, कुछ भी हो गया, या फिर जो अप्रैल में पढ़ाया है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में गूगल है या फिर यूट्यूब है, वैसे अलग अलग सोर्सेज से लेकर मैं उसको सॉल्व करता, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी होती, टाइम पास भी हो जाता लिखने में। हालांकि तब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट मैं फिर भी लिख लेता। और इसका बेनिफिट मुझे हुआ कि पूरे जून जुलाई एंड हाफ अगस्त तक मुझे होमवर्क बहुत कम मिल रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैप्टर कॉपी में लिख लिए थे। तो होमवर्क में बस या तो प्रैक्टिस होती या तो कुछ लर्न करने का होता। तो मेरा होमवर्क एटलीस्ट 1 घंटे में ख़त्म हो जाता था। तो ये मेरा बेनिफिशियल हुआ, बिकॉज आई हैड डन इट इन दी मई मंथ। जब फ्री टाइम पे मैंने एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट में 5-5 चैप्टर तो लिख ही लिए थे नोटबुक में। और मैंने अपने अपने टीचर्स को भी पूछ लिया था कि मैम सर अब ये चैप्टर्स होने वाले हैं इसके बाद। तो मैम बोला कि सर ने बोला हाँ यही होने वाला है। तो फिर मैंने उसी को अपने कॉपी में राइट डाउन कर दिया।
देन आया जून एंड जुलाई स्टार्टिंग, जब हमारे हुए थे क्वार्टरली पीटी, क्या भी कहते हो आप, वो वाले एग्ज़ाम। हमारे यहाँ पे हम क्वार्टरली कहते थे। तो क्वार्टरली 1 एग्ज़ाम हुए, दैट वर अबाउट दी 50 मार्क्स, एंड उसमें भी अच्छा स्कोर हुआ, बट मैं उससे खुश नहीं था कि इतना स्कोर नहीं, मुझे थोड़ा और चाहिए। एंड देन जस्ट फिर अगस्त सितंबर, एंड एक जो बात थी वो बड़ी अच्छी थी कि मुझे होमवर्क का प्रेशर बहुत कम मिलता। मैंने देखा है ज़्यादातर ट्यूशन जो होते हैं वहाँ पर टीचर होमवर्क देते हैं, बट मेरे जो दोनों ट्यूशन थे मैथ्स और साइंस के, वहाँ पर मुझे अंडा 0 होमवर्क मिलता था। जब सर और मैम से मैथ्स के सर थे और साइंस के मैम थे, जब दोनों से कोई पूछो कि सर मैम आज होमवर्क क्या है, तो वो ये बोलते थे बेटा पढ़ना, और सर बोलते थे प्रैक्टिस करना। तो यही होती है कंसिस्टेंसी, और यही होता, कहते हैं ना, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, या फिर कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। हम कब होमवर्क से छुटकारा पाएंगे, तभी तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे मैथ्स की, साइंस के इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, या फिर फिज़िक्स है, या फिर बायोलॉजी थोड़ा सा रटना पड़ता है तो वो रटेंगे। बट जब हमें टाइम मिलेगा, तो मुझे होमवर्क का प्रेशर बहुत कम था। एंड स्टार्टिंग से ही जब मेरा 9th ख़त्म हुआ, तब से मुझे पीयर प्रेशर बिल्कुल नहीं था, और फैमिली प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पापा मम्मी बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल थे, उन्होंने बोल दिया था जितना हो सके उतना कर, बट अपना कभी भी है ना 0 मत देना, अभी अपना हमेशा 100 देना। तू पास हो या फेल, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस कभी भी होप लूज़ मत करना। तो मेरे लिए फैमिली प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था कि यार इतने आना पड़ेंगे, पापा वो बोल रहे हैं, मम्मी इतने बोल रही है, परसेंटेज इतने नहीं आए तो क्या होगा। हमारे मतलब घर में पापा ने बोला था अच्छे परसेंटेज से पास हो जाना बस। और ये मैं सच बोलूँ तो मेरे पापा ने मुझे कहा था 75% ऊपर ले आएगा ना चलेगा, हम एंजॉय करेंगे, पार्टी रखेंगे। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स हैं मेरे, जिन्होंने बिल्कुल प्रेशराइज़ नहीं किया, बट अंदर से मुझे हो रहा था कि नहीं, 10th एक बार आई है तो कुछ अच्छा तो करना ही है। फिर हम आते हैं हमारी वापस से स्टोरी पर। अगस्त मंथ आया, सितंबर मंथ आया, सब में होमवर्क चलता रहा, पढ़ना चलता रहा। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि मैं जो मतलब टीचर पढ़ाते थे मुझे, तब मैं जो कैचिंग पावर मेरा था ना वो बहुत ज़्यादा हाई था। मतलब मुझे घर पे आके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक बार जब टीचर ने पढ़ाया तब एकदम ऐसे कंसिस्टेंटली मैंने सुन लिया, उसको कैच कर लिया, अपने दिमाग में रख लिया, और घर पे आके बस एक बार पढ़ना है तो पढ़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा। तो मेरा कैचिंग पावर बहुत हाई था, इसलिए मुझे घर आके वापस से वही सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, मैंने साइंस को ज़्यादा फोकस दिया था एट अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी थोड़ी हार्ड लगने लगी थी साइंस। फिर मेरे आता है फेवरेट सब्जेक्ट जो मेरे थे हिंदी, एंड कौन सा था, एसएसटी। ये सब मैं बड़ी चाव से पढ़ता था इनको। तो मैंने एक अपना गोल बना लिया कि इफ़ बोर्ड एग्ज़ाम में ख़राब मार्क्स आते हैं तो मैं अपने जो अच्छे फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मैं अच्छा स्कोर करता हूँ उन्हीं को मैं क्यों ना और अच्छा बनाऊँ। तो मैंने, जैसे मैं एसएसटी को 15-20 मिनट पढ़ता था तो उसको मैंने ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, हिंदी को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया, साइंस को, मैथ्स को और इंग्लिश को, ये सबको भी अच्छा टाइम देता था। बट जो ऐसे हम पता है जिसमें हम अच्छे हैं उसको मैंने ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया। फिर करीब अक्टूबर या नवंबर में, याद नहीं है मुझे, मेरे आए मिड टर्म एग्ज़ाम जो 80 मार्क्स के थे। 80 मार्क्स के एग्ज़ाम थे, सुन के डर लगने लगा था। और फिर ज़्यादा मतलब क्या मैं बोलूँ कि जो रिलेटिव्स थे या फिर जो हमारा आजू बाजू का एटमॉस्फियर था वो ये बताया था कि मतलब इसमें तुम जितना स्कोर करोगे ना उससे पता चलेगा तुम्हारे बोर्ड में कितने आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें डरा देती है एक स्टूडेंट को, जो मुझे भी हुआ था। बट फिर मेरे फैमिली, मैं आपको ऑलरेडी बताया, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड है और बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। उन्होंने मुझे कुछ प्रेशराइज़ नहीं किया, जितना होता उतना मैंने किया और पढ़ के जाता। और मैंने अपने मिड टर्म एग्ज़ाम में भी सुबह 5 या 4 बजे उठकर नहीं पढ़ा है। सुबह मैं जब स्कूल जाता था उसमें हम 1 घंटा देते थे रिवाइज़ करने के लिए, उसी में मैं रिवाइज़ कर लेता, या रात को हो मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक मैं पढ़ता, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर वो भी ख़त्म हो गए, उसमें भी अच्छा स्कोर किया। फिर आ गए नवरात्रि आ गई, दिवाली आ गई, उसमें भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहीं नहीं बोला कि तुझे गरबा नहीं खेलना है। मुझे गरबा बहुत पसंद है, तो उसमें मुझे गरबा नहीं खेलना, तुझे दिवाली में सेलिब्रेशन नहीं करना है, हम कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगे, ये वो कुछ भी नहीं। तो फिर दिवाली के बाद ऐसे धीरे धीरे डर लगने लगा कि नवंबर आ गया, अब है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ, ऐसे अपने आप अंदर से डर लगने लगता है। ऐसे मुझे नहीं, सबको लगने लगा था, हमारी पूरी क्लास में। तो फिर
फिर हमारे क्वार्टरली 2 नहीं होता, फिर होता प्रीलियम 2 एग्जामिनेशन। प्रीलियम 1 और 2 यानी 2 प्री बोर्ड थे हमारे। कुछ कुछ स्कूल में मैंने देखा है 5-5 6-6 प्री बोर्ड होते हैं, जो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इतने प्री बोर्ड दोगे तो बच्चा पढ़ेगा कब। हमारे स्कूल में बड़े बड़े सेटिस्फाइड थे, उन्होंने सिर्फ 2 प्री बोर्ड रखे थे। प्री बोर्ड 1 में मेरा रिजल्ट आई थिंक 70% था, एंड प्री बोर्ड 2 में मेरा रिजल्ट 75% आ गया। ये मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। तो मतलब प्री बोर्ड 1 से प्री बोर्ड 2 में अच्छा और ज़्यादा अच्छा आया, तो मैं सेटिस्फाइड तो था कि चलो मतलब स्कोर अच्छा कर रहा हूँ। और फिर मुझे मिली थी छुट्टियाँ पढ़ने के घर पे, और उसमें मैंने फिर और आगे पढ़ा। तो हाँ, तो मैं था CBSE बोर्ड में, एंड बस यही थी मेरी कुछ जर्नी, मतलब स्टोरी नहीं कह सकते, जर्नी जो मेरी पूरी 10th क्लास में रही है। एंड आप जो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो इस साल यानी 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम जो बच्चे लिखने वाले हैं, उन मेरे जूनियर्स फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स बड़े काम में आते हैं अपने खुद के बनाए हुए। दूसरों से मांगे हुए क्या होते, छापते हैं, रटते रहते हैं उसको, लेकिन जो खुद के बनाए हुए ऐसे एरो है कुछ भी, वो हमारे खुद का इमेजिनेशन से हमने बनाया। जैसे कि हिस्ट्री में चैप्टर्स बड़े पहले 2-3 जो है वो बड़े हार्ड है, जैसे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया। इन दोनों चैप्टर के नोट्स मैंने खुद बनाए थे, किसी से नहीं मांगे। क्यों, मतलब उसको फिर मैं जब लास्ट डे में मैं रिवाइज करता था ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता था। अब अगर आप पूछो कि पूरे साल में, ये तो मैंने सिर्फ मैथ साइंस का ट्यूशन जो है वो ज्वाइन करा था, व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी एंड कंप्यूटर जो थे वो मेरे 2 फेवरेट तो नहीं थे। हिंदी फेवरेट था, कंप्यूटर मुझे ठीक ठीक लगता था, बट फेवरेट थोड़ा सा था। तो उन दोनों को मैं खुद पढ़ लेता था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर में ना थोड़ा सा रटना पड़ता था, मैं रट लेता था। और हिंदी में तो मैं सिर्फ समझता, खुद से कुछ बना के लिख देता, और थोड़ा सा याद करना पड़ता। बट जो दूसरे बाकी है, इंग्लिश हो गया या हमारा मैथ साइंस का ट्यूशन भी था, लेकिन मैं फिर भी अगर कुछ छूट जाए मुझसे, ट्यूशन से नहीं मुझसे, कि भाई ट्यूशन में सर ने कहा तो मैं भूल गया, तो मैं उनसे पूछ लेता। और यदि मुझे फिर भी समझ में नहीं आता, डाउट रहता, तो मैं एक चैनल को यूट्यूब में फॉलो करता, जिसको मैं, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, और वो चैनल है वेदांतु 9 and 10th चैनल। ये चैनल ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है पूरे साल। यूट्यूब पर फ्री में उन्होंने नोट्स प्रोवाइड करे, फ्री में उन्होंने सारा मटेरियल प्रोवाइड करा, जिससे मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाते थे सब मैंने निकाले। स्पेशली उन्होंने सारा मटेरियल प्रोवाइड करा था, ऐसा नहीं सिर्फ नोट्स के रूप में, उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड करा था पढ़ाते हुए। उन्होंने असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कराए, कॉम्पिटेंसी तो भर भर के करवाए थे उन्होंने। तो मैं अपने ट्यूशन टीचर्स के साथ साथ वेदांतु एंड 9 10th को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, ड्यू टू विच मैंने अपना जो है मेरा पूरा 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ। और बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने ट्यूशन जाना बंद कर दिया था, बिकॉज ज़्यादा आने जाने का टाइम लगता था। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो साइंस का ट्यूशन था वो एक शहर के एक कॉर्नर पे था, और जो मैथ्स का ट्यूशन था वो एकदम ऑपोजिट साइड था। तो साइकिल से इतना अप डाउन करना फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो मुझे जब कोई डाउट होता, मैं या तो टीचर को कॉल कर लेता या तो फिर मैसेज से पूछ लेता, यही हुआ। और बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने स्ट्रिक्टली अपने ट्यूशन टीचर, अपने हैंडमेड नोट्स एंड वेदांतु 9 and 10 चैनल को फॉलो किया था। 4 दिन में इतना अच्छा, 4 दिन जो ब्रेक होता है ना 2 सब्जेक्ट के बीच में, वो इतना अच्छा पढ़ाते थे वो लोग, एंड मेरे ट्यूशन टीचर ने इतना मुझे मोटिवेट किया। और सबसे बेनिफिशियल मेरे लिए पूरे साल की बात यही थी दैट देयर वॉज नो होमवर्क इन दी ट्यूशन, जो मुझे ट्यूशन से नहीं मिला। होमवर्क मिला होता तो आई थॉट कि मैं ना पूरे दिन मतलब लिखता ही रहता स्कूल नोट, पहले स्कूल का करो फिर ट्यूशन का करो, यही काम बच जाता मेरे लिए। तो बस मैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि घबराओ मत, पेपर बहुत अच्छे होंगे, हमारे भी अच्छे हुए। एंड कॉम्पिटेंसी कुछ नहीं होता है, कॉम्पिटेंसी सिर्फ हमें समझना है, वही पूछते हैं। और इस बार CBSE का बहुत अच्छा है कि CBSE रटने के ऊपर फोकस नहीं करती ज़्यादा, वो समझने के ऊपर फोकस करती है। यानी आप जो क्लास में जो अपना कैचिंग पावर रख रहे हो, उसी का CBSE अपने एग्ज़ाम में पूछती है, ज़्यादा रटने के ऊपर ध्यान नहीं देती। हाँ, कुछ डिफाइंड टर्म्स ये आपको याद करना पड़ता है, जैसे बायोलॉजी में हो गया
हिंदी में थोड़े से क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने, चैप्टर के कुछ शब्द पकड़ लो और उन शब्द को है ना, जब कोई तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है उसी को छाप छाप के लिख दो। एंड बस यही है, और तो कुछ नहीं था। बाकी अपने वैकेशन को ज़्यादातर घूमने फिरने में नहीं बल्कि थोड़ा सा स्टडीज़ में भी मतलब एन्जॉय करो वैकेशन। और क्लास 10th को तो बिल्कुल एन्जॉय करना, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड एक ही बार आती है लाइफ में, दूसरी बार कभी भी नहीं आती। हाँ, इफ़ यू फेल नहीं होते हो तो, नहीं कोई भी फेल नहीं होगा, बहुत ईजी होती है क्लास 10। तो यही थी मेरी क्लास 10th की जर्नी। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, do hit the like button, share and subscribe to the channel Traveling Vlogs. Till then, take care and bye bye.